This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ असातिज़ा इकराम और प्यारे तलबा। आज का जो लेक्चर हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्लास 4 साइंस का चैप्टर 7 का 5th लेक्चर होगा, जो कि इस किताब के 7वें चैप्टर के एंड पे दी हुई एक्सरसाइज है, जिसे आज हम हल करेंगे। इससे पहले इसके 4 लेक्चर हम पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने अर्थ और उसकी सरफेस के ऊपर मौजूद पानी और ज़मीनी हिस्से को डिस्कस किया। फिर ज़मीन के ऊपर पाए जाने वाले रीन्यूएबल नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज को डिस्कस किया, और उसके अलावा हमने उन रिसोर्सेज को कैसे इस्तेमाल करना है और हम उन्हें कंज़र्व कैसे कर सकते हैं, उनकी हिफाजत कैसे कर सकते हैं, ये भी हमने पढ़ा। अब इस लेक्चर में हम इस चैप्टर के एंड पे दी हुई एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। 1 बाय 1 इसका हर क्वेश्चन हम देखेंगे। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन 1 है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। इसमें आपने आंसर्स को टिक करना है। इसमें बेसिकली 4 ऑप्शन दी गई हैं और एक स्टेटमेंट है। उस स्टेटमेंट को पढ़ते हुए आपने उन चारों ऑप्शन में से एक करेक्ट आंसर को देखना है। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो सबसे पहला पार्ट है उसको हम देखेंगे। ग्लास इज मेड फ्रॉम, शीशा किससे बनाया जाता है? इसमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। सॉइल है, सैंड है, सॉल्ट है, रबर है। तो इसका करेक्ट आंसर आपकी बुक में भी दिया हुआ है इस चैप्टर में, और ये बनाया जाता है सॉइल से। इसमें जो दूसरा पार्ट है वो है व्हाट अबाउट परसेंटेज ऑफ अर्थ सरफेस इज लैंड। ज़मीन की सरफेस का कितना हिस्सा जो है वो खुश्क है, खुश्क हिस्सा लैंड ही कहलाता है। 1%, 21%, 29%। बुक में जो इस चैप्टर में परसेंटेज दी गई है वो 29% है। हम पहले भी इसको देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। इसका तीसरा पार्ट है द सॉलिड नॉन लिविंग केमिकल्स प्रेजेंट इन द अर्थ आर। जो सॉलिड और गैर जानदार केमिकल्स हैं जो कि अर्थ की ऊपर मौजूद हैं या अर्थ में मौजूद हैं, वो क्या हैं, उनको क्या कहा जाता है? सॉइल, मिनरल्स, स्टोन्स, फॉसिल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो मिनरल्स हैं। इसका जो फोर्थ पार्ट है टू मेक थिंग्स रीयूजेबल इज कॉल्ड। चीज़ों को दोबारा इस्तेमाल में लाना उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? इसमें जो ऑप्शंस दिए हुए हैं वो रिसाइकलिंग है, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज है, केयर है, साइक्लिंग है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर रिसाइकलिंग है। एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज इज, नाकाबिल तजदीद ज़राए जो हैं, वो ज़राए जो नॉन रीन्यूएबल हैं, जिन्हें दोबारा नहीं बनाया जा सकता, वो कौन से हैं? ऑप्शंस दिए गए हैं ऑयल, सॉइल, एयर, सोलर एनर्जी। तो आप डिटेल में रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज दोनों पढ़ चुके हैं। तो इस ऑप्शन इसमें जो एग्जैक्ट ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन है, वो ऑयल है। उसके बाद हम आ जाते हैं टुवर्ड्स सेकंड क्वेश्चन, जो कि है राइट शॉर्ट आंसर्स।
जिसमें हम 1 बाय 1 देखेंगे। इसमें 5 सवाल दिए गए हैं, आपने इनके मुख्तसर जवाब देने हैं। जिसमें सबसे पहले पार्ट को हम देखेंगे। तो सबसे पहला पार्ट है व्हाट आर फॉसिल्स। फॉसिल्स क्या हैं? अबाउट विच ऑर्गेनिज्म डू दे प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। किस चीज़ के बारे में, ऑर्गेनिजम्स या जानदार की किस चीज़ के बारे में ये फॉसिल्स इंफॉर्मेशन देते हैं। तो इस शॉर्ट क्वेश्चन के भी जो पहला पार्ट है, इसके आगे फर्दर 2 पार्ट है। सबसे पहले व्हाट आर फॉसिल्स, तो हम उसकी डेफिनेशन बताएंगे कि फॉसिल्स क्या हैं। आपके इस चैप्टर के पेज नंबर 74 के ऊपर फॉसिल्स की डेफिनेशन दी हुई है, जो कि है द इम्प्रिंट्स और डेड रिमेन्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड फॉसिल्स। जब हमने इनको पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था तो हमने काफ़ी डिटेल से भी इसको डिस्कस किया था, लेकिन यहाँ पे जब आप आंसर लिखेंगे तो आप इसका ये मुख्तसर सा आंसर लिखेंगे कि जो निशानात हैं, इम्प्रिंट्स हैं, जो कि चट्टानों के नीचे, मिट्टी में या समंदर में पाए जाते हैं, जानदारों के निशानात, उनकी हड्डियाँ जो कि रॉक्स में, सॉइल में या फिर समंदर में पाए जाते हैं, या उनके डेड रिमेन्स, मुर्दा बाकियात जो उनकी हैं, वो फॉसिल्स कहलाती हैं। सो द इम्प्रिंट्स or dead remains of organisms which are found under rocks, soil and sea are called fossils। तो इसके पहले पार्ट का ये जवाब होगा। उसके बाद इसका इसी शॉर्ट क्वेश्चन का जो दूसरा पार्ट है वो है अबाउट विच ऑर्गेनिजम्स डू दे प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। तो ये जो फॉसिल्स हैं, ये ऑर्गेनिज्म की किस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन देते हैं, दे प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट एज एंड स्ट्रक्चर ऑफ ओल्ड बरीड एनिमल्स। तो ये जो अभी हमने जिक्र किया कि मुर्दा अजसाम या वो पुराने अजसाम जो कि उस रॉक्स के नीचे हैं या रॉक्स में हैं या फिर पहाड़ियों में, पत्थरों पे, या फिर जो अंडर सॉइल हैं, या फिर जो है वो इन सी हैं, समंदर में पाए जा रहे हैं, उनके और वो डेड हैं या उनके निशानात हैं या उनकी हड्डियां हैं, ये उनके स्ट्रक्चर के बारे में कि उनकी जिसामत कैसी थी और उनकी एज क्या थी, वो किस ज़माने में पाए जाते थे, कब थे, 1000 साल पहले थे, 100 साल पहले थे, कितने साल पहले थे, ये उसके बारे में इंफॉर्मेशन देती है। सो फॉसिल्स प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट एज एंड स्ट्रक्चर ऑफ ओल्ड बरीड एनिमल्स। शॉर्ट क्वेश्चन में जो दूसरा क्वेश्चन है वो है व्हाई आर फॉरेस्ट का रीन्यूएबल रिसोर्सेज। तो जो फॉरेस्ट हैं उन्हें रीन्यूएबल रिसोर्स क्यों कहा जाता है। सो द आंसर इज, सबसे पहले तो आपको पता है कि फॉरेस्ट जो हैं ये रीन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। हमने इनको रीन्यूएबल रिसोर्सेज में डिस्कस किया, ऐसे रिसोर्सेज जो काबिल तजदीद हैं, जिन्हें दोबारा से हम अर्थ के ऊपर या कुदरत अर्थ के ऊपर शामिल कर सकती है। तो इसका जो आंसर होगा, फॉरेस्ट्स आर अनलिमिटेड रिसोर्सेज विच कैन बी रिप्लेस्ड आफ्टर यूज्ड। एक दफ़ा हम इनको यूज़ कर लें तो हम इन्हें फिर से रिप्लेस कर सकते हैं, मतलब हम इन्हें फिर उगा सकते हैं। आपने दरख्त काटा, फिर आपने एक नया बीज लगाया, पौधा बन गया और फिर उससे वही दरख्त दोबारा बन गया,
तो इसका मतलब है कि ये वो रिसोर्सेज हैं जिन्हें दोबारा से बनाया जा सकता है, रीन्यूएबल है, एक दफ़ा इस्तेमाल हो गए तो दोबारा से भी बन सकते हैं। उसके बाद चलते हैं आगे फोर्थ पार्ट की तरफ, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के। डिस्क्राइब एनी टू एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डिफोरेस्टेशन। तो डिफोरेस्टेशन का वर्ड हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं अपने लेक्चर्स में कि जंगलात का जो कटाव है वो डिफोरेस्टेशन कहलाता है। तो हम देखते हैं कि इसका एडवांटेज क्या है सबसे पहले, और फिर देखेंगे इसका डिसएडवांटेज क्या है। तो ज़ाहिर बात है, आपको पता है हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया था कि दरख्तों से हमें लकड़ी मिलती है और उस लकड़ी को इस्तेमाल करते हुए हम डिफरेंट चीज़ें बनाते हैं, फर्नीचर, अलमारियाँ, और इसके अलावा पेपर बनता है इससे। तो एडवांटेजेस जो हैं उसमें हम ये कहेंगे कि जो एडवांटेज है वो ये कि कटिंग ऑफ ट्री जो है वो हमें प्रोवाइड करता है वुड विच इज़ यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेस। और इसके डिसएडवांटेज में हम डिस्कस करेंगे कि कटिंग ऑफ ट्रीज़ जो है उससे पोल्यूशन बढ़ती है डिफोरेस्टेशन से। इसके अलावा ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी जितने दरख्त कम होंगे, जानवरों के रहने का हैबिटेट तबाह हो जाएगा, और इसके अलावा क्लाइमेट चेंज जो है वो भी आएगा इसमें, क्योंकि आपको पता है कि जो दरख्त हैं वो टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि है डिफरेंशिएट बिटवीन रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज में फ़र्क बताएं। तो ये चूँकि शॉर्ट क्वेश्चन है तो इसका आंसर भी हम शॉर्ट ही देंगे। तो इसमें हम लिखेंगे इसकी डेफिनेशन जो कि आप ऑलरेडी भी पढ़ चुके हैं, और जो है वो सबसे पहले इसमें देखेंगे रीन्यूएबल रिसोर्सेज क्या हैं, कि those unlimited resources which can be replaced after use are called renewable resources। ऐसे रिसोर्सेज जो कि इस्तेमाल के बाद रिप्लेस किए जा सकें, वापस लाए जा सकें, वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। और वो रिसोर्सेज जो कि एक दफ़ा इस्तेमाल हो जाए, वंस दे आर यूज्ड दे कैन नॉट बी रिप्लेस्ड ईजीली, तो उन्हें दोबारा से वापस लाना आसान नहीं होता। तो वो रिसोर्सेज क्या हैं, वो लिमिटेड होते हैं और वो नॉन रीन्यूएबल होते हैं। तो वो उनको वापस लाना नामुमकिन होता है, यहाँ पर बहुत मुश्किल होता है। तो आप इसमें इसकी डेफिनेशन लिखेंगे जो आपकी बुक के पेज नंबर 75 पे दी हुई है। तो ये था इसका शॉर्ट आंसर्स वाला पोर्शन। अब थर्ड इसके क्वेश्चन पे चले जाएंगे एक्सरसाइज के, वो है कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस। इसको वन बाय वन हम एड्रेस करेंगे। इसके अंदर जो दिए हुए पार्ट्स हैं उसमें सबसे पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो ये है, दो डायग्राम दी हुई हैं, दो जानवरों के स्कल्स दिए हुए हैं, हमने उसके बारे में बताना है। क्या बताना है, वो हमसे क्या पूछ रहा है। We found the skull of various animals during an excavation। खुदाई के दौरान हमें दो जानवरों के स्कल्स, खोपड़ियाँ मिली। How do we know about their feet? हम उनकी खुराक के बारे में कैसे जान सकते हैं। तो ये आपके फॉसिल्स जो टॉपिक है उससे रेलेवेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर है वो हम देखेंगे कि जो पहला पार्ट इसमें पूछा गया है कि खुदाई के अमल के दौरान आपको दो स्कल मिले,
तो आप कैसे बताएंगे उनकी खुराक के बारे में कि वो क्या खाते थे? सो बाय नोइंग द स्ट्रक्चर ऑफ देयर माउथ एंड सीक्वेंस ऑफ टीथ। आप उनके माउथ का स्ट्रक्चर देखेंगे, वो उनकी फीट के बारे में इंफॉर्मेशन देगा, और दूसरी चीज़ जो आप देखेंगे वो उनके दांतों का सीक्वेंस होगा, तरतीब होगी, बनावट होगी, जो आपको ये बताएगी कि उनकी खुराक क्या थी। क्या उनकी खुराक जानवर थे, पौधे थे, या फिर दोनों तरह की चीज़ें वो खाते थे। तो ये उनका टीथ का स्ट्रक्चर, दांतों का स्ट्रक्चर या दांतों की साख्त बताएगी। उसके बाद चलते हैं इसके अगले पार्ट की तरफ, जिसमें लिखा हुआ है कि जेलीफिश इज़ अ सॉफ्ट इनवर्टिब्रेट। जेलीफिश एक सॉफ्ट जिस्म वाला इनवर्टिब्रेट है। आप इनवर्टिब्रेट लफ्ज़ से अवेयर हैं। वो जानदार जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती उन्हें इनवर्टिब्रेट कहा जाता है। कैन वी ऑब्टेन ए फॉसल ऑफ ए जेलीफिश? क्या हम जेलीफिश का फॉसल हासिल कर सकते हैं? तो इसका जो जवाब है वो यही है कि हम जेलीफिश का फॉसल ऑब्टेन नहीं कर सकते। वी कांट ऑब्टेन फॉसल ऑफ जेलीफिश, क्योंकि एक तो उसका जिस्म सॉफ्ट है, उसके अंदर कोई हड्डी नहीं है, सो उसका कोई निशान नहीं बन सकता किसी भी जगह के ऊपर, ना ही उसकी, जाहिर बात है हड्डी नहीं है उसमें, तो वो फिर प्रिजर्वेशन भी उसकी नहीं हो सकती। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसका कोई निशान नहीं रहेगा। उसके बाद फोर्थ में है इन्वेस्टिगेट। इन्वेस्टिगेट के पार्ट्स जो हैं वो हम देखेंगे कि क्या पूछा जा रहा है। इज देयर एनीथिंग दैट इज नॉट मेड फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज? क्या और भी कोई चीज़ है जिसे नेचुरल रिसोर्सेज से नहीं बनाया जा सकता? तो यस, देयर आर मैनी थिंग्स दैट आर मेड फ्रॉम आर्टिफिशियल रिसोर्सेज। वो नेचुरल रिसोर्सेज से नहीं बनाई जाती, वो आर्टिफिशियल रिसोर्सेज से बनाई जाती हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, वाटर इज़ ए रीन्यूएबल रिसोर्स। देयर शुड बी plenty of water for every human being on earth, but why is it not so? पानी एक रीन्यूएबल काबिल तजदीद रिसोर्स है। बहुत ज़्यादा पानी मौजूद है, प्लेंटी ऑफ वाटर मौजूद है अर्थ पे फॉर ह्यूमंस, लेकिन उसकी अवेलेबिलिटी ह्यूमंस को नहीं है। वाटर इज़ ए रीन्यूएबल रिसोर्स, बिल्कुल वाटर रीन्यूएबल रिसोर्स है, बट इट इज़ नॉट अवेलेबल फॉर एवरी ह्यूमन। ये हर इंसान के लिए अवेलेबल नहीं है। वजह क्या है? बिकॉज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इज़ नॉट यूनिफॉर्म ऑन अर्थ। आपको पता है कि पानी की डिस्ट्रीब्यूशन ज़मीन पर यूनिफॉर्म नहीं है। सहरा में चले जाएं तो पानी अवेलेबल नहीं है, समंदरों में ढेर पानी है, और ज़मीन का आपको पता है बड़ा हिस्सा पानी पे मुश्तमिल है, लेकिन जो उसकी तकसीम है, जो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन है, वो अनइवन है। कहीं वो बहुत ज़्यादा है और ज़मीन तो छोटी नहीं, बहुत बड़ी है। तो जो खुश्क हिस्से हैं उनमें भी खुश्क तरीन जो जगह हैं वहाँ पे पानी अवेलेबल नहीं है, जैसे डेजर्ट्स हैं। तो पानी की डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन होने की वजह से सबको पानी अवेलेबल नहीं है। उसके बाद चलते हैं इसके तीसरे पार्ट की तरफ। इज इट पॉसिबल दैट वी हैव मोर रिसोर्सेज दैन दोज ऑफ द पास्ट? क्या ये मुमकिन है कि माजी के मुकाबले में हमारे पास ज़्यादा रिसोर्सेज हो जाएं? यस, वी हैव मोर एनर्जी रिसोर्सेज एज कंपेयर टू पास्ट।
पास्ट के मुकाबले में हमारे पास ज़्यादा रिसोर्सेज हो सकते हैं, कैसे लाइक पेट्रोल, नेचुरल गैस एंड कोयल एज कम्पेयर टू दी पास्ट। जैसे पेट्रोल है, नेचुरल गैस है, कोल है, कोयला है, जो कि पास्ट की निस्बत, माजी की निस्बत हमारे पास ज़्यादा हो सकता है। ये वो रिसोर्सेज हैं जैसे गैस के, पेट्रोल के, कोयले के नए नए ज़खायर दरियाफ्त हो रहे हैं और वो पिछले ज़खायर से, पिछले रिसोर्सेज से ज़्यादा भी हैं, कुछ कम हैं, कुछ ज़्यादा हैं। तो ये विद पैसेज ऑफ टाइम चेंज भी हो सकते हैं। जैसे हमने पहले कहा था कि बेदरेगी इस्तेमाल करेंगे, ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन कुदरत इनको कहीं ना कहीं ऐड ऑन कर ही रही है। तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि नए ज़खायर भी दरियाफ्त हो सकते हैं। तो पॉसिबिलिटी है कि हमें पास्ट की निस्बत ज़्यादा ये रिसोर्सेज अवेलेबल हों। और एक शॉर्ट क्वेश्चन जो है उसको भी हमने डिस्कस करना है, जो कि हाउ डज वाटर रीच ओशंस एंड लेक्स। पानी समंदर या झीलों में किस तरह से जाता है। तो आपकी बुक का पेज नंबर 71 है। इसमें हमने इसको डिस्कस किया था कि जो बारिश का पानी होता है वो ऐड हो जाता है रिवर्स में, दरियाओं में और नदियों में, स्ट्रीम्स में, और यहाँ से ये फ्लो करता हुआ लेक्स और ओशंस में चला जाता है। इसके अलावा जो फॉलिंग होती है पहाड़ों पर, वो स्नो मेल्ट होती है और पानी बन जाती है। फिर ये पानी बहता हुआ दरियाओं और नदियों से होता हुआ फाइनली जाके शामिल हो जाता है झीलों और समंदरों में। सो रेन वाटर इज एडेड इन rivers and streams from where the water flows to lakes and oceans. The snow falling on mountains also melts and become water. This water also flows to rivers and streams and finally falls into lakes and oceans. तो ये इसका आंसर है, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। सो इट्स ऑल अबाउट द एक्सरसाइज। इसके एक्सरसाइज के एंड के ऊपर एक प्रोजेक्ट दिया हुआ है जो आप बच्चों से करवाएंगे, मॉडल बनाएंगे और ख़ुद भी इनकी हेल्प करेंगे। मेक ए मॉडल ऑफ द फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम ए ग्लेशियर टू द सी बाय यूजिंग मटेरियल लाइक चिपबोर्ड, क्ले, सॉयल एंड वाटर, लाइम, ग्रीन एंड ब्लू क्रेयॉन्स, टॉय कार्ड्स एंड पेबल्स। और ये जो शॉर्ट क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया अभी, इसीलिए किया है एंड के ऊपर कि ये इसी से रेलेवेंट है। तो आप बच्चों से ये एक मॉडल प्रिपेयर करवा सकते हैं ये चीज़ें इस्तेमाल करके जो मैंने अभी बोली हैं और ये आपके बुक में दी हुई हैं। तो बच्चे ज़्यादा बेहतर तरीके से और इंटरेस्ट से इसको अंडरस्टैंड भी कर सकेंगे और इस मॉडल को बनाने में इंटरेस्ट भी लेंगे। सो ये तमाम क्वेश्चन हैं जो कि उसकी एक्सरसाइज के बारे में हैं। थैंक यू सो मच।